हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अब आज का जो इशू है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, स्पेशली इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडमिक, विच इज़ ऑफ वैक्सीन एक्विटी। अब वैक्सीन एक्विटी के रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज हैं, सजेशंस रहे हैं, चीज़ें चर्चा में रही हैं, उनको हम थ्रू दिस क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। राइट, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये टर्म मोर ऑफन आपको एडिटोरियल्स में, आर्टिकल्स में, हर जगह जो है देखने को मिलेगा, जिसके कारण देयर इज अ चांस ऑफ अ क्वेश्चन लाइक दिस कमिंग। अब क्वेश्चन क्या कहता है? इट स्टेट्स व्हाट इज वैक्सीन एक्विटी। सबसे पहले ठीक है कि वैक्सीन एक्विटी के कॉन्सेप्ट से हम समझते क्या है। देन डिस्कस इश्यूज सराउंडिंग द सेम एंड द सॉल्यूशंस टू एंश्योर ग्लोबल जस्टिस। तो अब यहाँ पे ग्लोबल जस्टिस का एक जो लार्जर आइडिया है उसको इन्वोक कर दिया गया है। राइट, सो पहली चीज दैट यू शुड बी एबल टू डू इज लिंक दिस एग्जिस्टिंग कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीन एक्विटी कि वैक्सीन एक्विटी लार्जर ग्लोबल जस्टिस के साथ किस तरह से लिंक किया जा सकता है। हाउ डज इट cater to ensuring global justice, and then we will talk about कि वैक्सीन इक्विटी ना होने के कारण what are the issues that exist, right, which are creating a challenge to ensuring vaccine equity, and then how can we resolve those issues। ठीक है, तो इसी बेसिस पे जो है हमारा स्ट्रक्चर भी होगा आंसर का। सबसे पहले we can talk about vaccine apartheid। लो अपार्थाइड आपने सुना होगा, द टर्म साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती थी उसको अपार्थाइड बोलते हैं। तो किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो होती है इंक्लूडिंग द वैक्सीन वन, उसके अंदर हमने वैक्सीन अपार्थाइड का टर्म जो है वो यूज़ कर लिया। अब ये जो है ऑब्वियसली हम यूज़ कर सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लार्जर ग्लोबल इनजस्टिस कि अगर कंट्रीज़ के बीच में एंड देन विद इन कंट्रीज ऑल्सो अगर वैक्सीन अपार्थाइड एग्जिस्ट करता है तो ये क्या है? ये बेसिकली एक तरह का ग्लोबल इनजस्टिस का एग्जाम्पल है। देन वी कैन टॉक अबाउट व्हाट इज वैक्सीन इक्विटी, क्या इश्यूज हैं इसके सराउंडिंग एंड सर्टेन सजेशंस टू रिजॉल्व द सेम। अब इंट्रोडक्शन में वी हैव ऑब्वियसली टॉक्ड अबाउट कॉन्सेप्ट्स कि हमने इसको बहुत ही PSIR ओरिएंट करने के लिए इसके अंदर टर्म्स सच एज वैक्सीन अपार्थाइड, नाउ समवन विल बी यूजिंग द सेम थिंग, वैक्सीन इनइक्वालिटी है, वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन है, वहीं पे आपने टर्म लाइक वैक्सीन अपार्थाइड यूज कर लिया, इट सेट्स यू अपार्ट। तो एस अरमान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था, ये कहते हैं कि वैक्सीन अपार्थाइड एक सिम्टम है। सिम्टम किसका है? जो लार्जर ग्लोबल हेल्थ इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो अब हमने याद है हमने क्या बोला था, क्योंकि ग्लोबल जस्टिस मेंशन किया है क्वेश्चन में। सो बाय टॉकिंग अबाउट वैक्सीन अपार्थाइड नॉट बीइंग द लार्जर प्रॉब्लम, इट इज एक्चुअली सिम्टम ऑफ द लार्जर प्रॉब्लम विच इज ग्लोबल इनजस्टिस, ग्लोबल हेल्थ इनइक्वालिटीज, जिसका एक सिम्टम निकल के आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ द वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन। एंड इसकी भी रूट्स किसमें? इसकी भी रूट्स जो है हमारे कलोनियल वर्ल्ड के अंदर है, क्योंकि वही आज तक परसिस्ट कर रहा है थ्रू न्यू कलोनियल फॉर्म्स ऑफ पावर। सो फॉर एग्जाम्पल ग्रॉस फगल जो है ये आर्ग्यू करते हैं कि आज भी व्हेन वी लुक अराउंड हेट्रोजीनियस एंड मल्टीपल ग्लोबल स्ट्रक्चर्स को जब हम देखते हैं, राइट, तो फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं हमारी ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशंस की, दे वर पुट इन प्लेस बाय होम? दे वर पुट इन प्लेस बाय द कलोनियल रूल, राइट, एंड दीज systems of neocolonialism, these global structures of neocolonialism have not ended with juridical political decolonization। juridical political decolonization क्या है? that अपने country के अंदर जो political control है, जो हमें लगता है कि हाँ जी वहाँ पे तो decolonization मिल गई कि हमारी government अब कोई colonial master नहीं है, we are making a government say by democracy या जिस भी तरह की हमारी government जो है persist करती है developing world, but the larger global system के अंदर अभी भी colonialism exists through the form of neo-colonial forces, right? So now what have we done? Now जो previous phase of global colonialism होता था, direct colonialism होता था, from that we have moved to the current contemporary phase of what we call as global coloniality। So while colonialism has ended, coloniality क्या है? coloniality is the systems and structures shaped by colonial forces which continue to exist and exploit and oppress the developing newly independent world even today। तो ये जो कलोनियल ग्लोबल पावर मैट्रिक्स है ये आज भी इन्फॉर्म करता है वर्ल्ड को, इंक्लूडिंग द सिस्टम ऑफ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यही चीज और भी अपेरेंट कर दी है द ब्रेकआउट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ने। Now we come to the big question of what is vaccine equity।
Vaccine equity basically means that all people in the world, wherever they may be, whichever country they may belong to, will have an equal access to vaccine, जो कि protection आपको देगा in the current scenario against the COVID-19 infection. अब WHO ने ग्लोबल टारगेट सेट किया हुआ है that at least 70% of the people across the world should be inoculated by mid 2022. बट इस गोल को रीच करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड अ मोर इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन्स. एंड WHO क्या कहता है कि वैक्सीन इक्विटी जो है देयरफॉर शुड नॉट बी अ रॉकेट साइंस, इट शुडंट बी कंसिडर्ड अ चैरिटी, बट इट इज एक्चुअली अ स्मार्ट पब्लिक हेल्थ रिक्वायरमेंट इन एवरी वंस बेस्ट इंटरेस्ट. क्योंकि आज हम बात करते हैं, एंड आप इसको कोट भी कर सकते हैं, दैट नोबडी इन द वर्ल्ड इज सेफ टिल एवरीवन इन द वर्ल्ड इज सेफ, राइट. तो नो मैटर हाउ मच द हाई इनकम कंट्रीज ट्राई पूरी अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर ले, अगर लो इनकम कंट्रीज में we are witnessing only if people aren't vaccinated, there are more people who are still vulnerable to the virus. What will happen is through them the virus will only mutate with new variants coming in, which will therefore make the vaccines of the high income countries also absolutely एकदम redundant, right? There will be no point अगर बहुत ही ज़्यादा virulent जो आपके mutations हैं, variations हैं, वो develop करते रहे, right? इसके अंदर ही आप एक और point भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं that not just across country but within countries भी हम for example बात कर सकते हैं. within countries में आप example दे सकते हैं इंडिया जैसी countries की, wherein there is a huge variation between metropolitan cities and urban areas. आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ प्लस जो अर्बन एरियाज़ है कंट्री के विज़वी जो आपके थोड़े रूरल या बैकवर्ड रीजन्स हैं जहाँ पे वैक्सीन का एक्सेस जो है उतना नहीं पहुँचा है. एंड देयरफॉर यू कैन गिव वेरियस एग्जांपल्स जहाँ पे इंडिया में जब वैक्सीन लग रही थी या फिर कोविन के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन हो रही थी, बिकॉज इट वाज इंटरनेट बेस्ड, वो इंटरनेट बेस्ड एक्सेस ने ही जो है रिड्यूस कर दिया vulnerable population का ease of access to the vaccine. Why? What was happening as we'd seen in Bombay? Bombay के जिन लोगों को से वहाँ पे नहीं मिल रही थी, बॉम्बे के अराउंड जो रूरल एरियाज थे वहाँ पे जाके वो लोग वैक्सीन लगा रहे थे, जिसके कारण the people in those villages were being left out and it was only the people in the cities who were getting inoculated. So along with the world around inequality, you can also talk about inequalities within the countries, right? So that is something that can be covered. Now, what are certain issues that still continue to surround the same? Now, सबसे पहले is the issue of vaccine nationalism. Now, this was something which is very, very huge, especially during the first wave, right? जब आपका जो Western Europe got hit by it, you had countries like Spain, Italy, Greece, France, right? They were suffering a lot and vaccine nationalism kicked in, right? यहाँ पे in fact within high income countries also we witnessed, countries shutting down their borders, not really providing for their neighbors and even allies, right? Forget vaccines, even जो आपका प्रोटेक्टिव गेयर था, वेरियस चीज़ें रिक्वायर्ड थी, मेडिसिन थे, ड्रग्स थे, उनके अंदर कितना ज़्यादा जो है एक इनएगैलिटेरियन एक्सेस आ रहा था. Now when it comes to vaccines, similar kind of nationalism can be witnessed, जहाँ पे हाई इनकम कंट्रीज ने क्या किया है, जो एग्जिस्टिंग न्यू कलोनियल एक जो पावर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है उसको इन्होंने यूज़ करके लेवरेज की है अपनी पावर, लेवरेज किया है अपना कैपिटल, लेवरेज किया है अपना पैसा टू बेसिकली कॉर्नर एज मेनी रिसोर्सेज, एज मेनी डोजेज एज पॉसिबल, राइट. सो यूएसए के ऊपर जो है कितने ज़्यादा वो लग रहे थे कि आप बूस्टर डोजेज भी दिए जा रहे हो और यहाँ पे अफ्रीका की जो कंट्री, अफ्रीकन एंड एशियन कॉन्टिनेंट्स की जो कंट्रीज़ हैं, राइट, वहाँ पे लोगों को पूरे हर 100% जो है फर्स्ट डोज भी नहीं लगी है, राइट. सो वाइल द हाई इनकम कंट्रीज वर एबल टू कवर से 245% ऑफ देयर सिटीजन्स, मतलब जितने सिटीजन्स हैं उससे भी ज़्यादा कवर कर लिए हैं उन्होंने, राइट, विद द फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, एंड अब वो बूस्टर शुरू कर रहे हैं. द सेम थिंग is not possible for the poorer countries. In fact, जो global dashboard for vaccine equity develop किया गया है उसके अंदर अगर हम low income countries को देखें then only 3.07% of the people in these countries have been vaccinated with at least one dose compared to 60.18% all across the high income countries. ठीक है. Next, very importantly, is the issue of vaccine affordability. Now, vaccines किन्होंने develop की है? Obviously, big pharmas ने. कई जगहों पे हमने देखा है it is along with public funding, public funded research institutions also. जैसे कि अगर हम कोविशील्ड की बात करें, एस्ट्राजेनेका की जो हमारी है वैक्सीन उसकी बात करें तो वो एस्ट्राजेनेका ने साथ में मिलके ऑक्सफोर्ड के साथ जो है डेवलप की थी, तो ऑक्सफोर्ड में पब्लिक का खर्चा गया था. ठीक है. तो
फॉर एग्जाम्पल वहीं पे ऑन द अदर हैंड यू हैव Pfizer की या Moderna की which have been entirely developed by the pharma companies only, right? So what happens is that there's a wide range of vaccine के prices. तो जो almost best मानी जा रही है जैसे Pfizer and Moderna low income country की लोगों के लिए they're next to unaffordable, right? तो data from आपका जो UNICEF है वो show करता है कि जो average cost है of a dose of COVID-19 vaccine that ranges from $2 to $37 and distribution cost जो per person आती है across the world is $3.70 and ये एक significant financial burden represent करता है for low income countries जिनका health care system जो है काफ़ी ज़्यादा weak है. According to global dashboard अगर financial support immediately नहीं दिया जाता low income countries को what will they have to do? Obviously they will have to share out of their pocket and they will have to immediately increase their healthcare spending by 30 to 70%. अगर वो 70% अपने citizens को जो एक target दिया गया है of inoculating them वो करना चाहते हैं, right? Which is obviously unsustainable for them. It is possibly impossible for them. The last issue that you can point out is that of vaccine accessibility. बहुत ही slow and delayed रहा है vaccination का rollout in the low and the middle income country groups. So not just the low income groups, even middle income groups like इंडिया की बात कर सकते हैं, ब्राज़ील का कितना बुरा हाल था उसकी बात कर सकते हैं, जिसके कारण what has happened, यू नो कोविड वेरिएंट्स वहाँ पे डेवलप होने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो गए. सो फॉर एग्जांपल डेल्टा वेरिएंट डेवलपिंग इन इंडिया, या फिर हम बात कर सकते हैं साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ ओमिक्रॉन की अगर हम जो बात कर सकते हैं. तो हाई इनकम कंट्रीज जो है उन्होंने वैक्सीनेशन नियरली 2 months पहले जो है शुरू कर दिया था एज कम्पेयर टू LIC जो कि अभी भी जो है फर्स्ट डोज जो है उसको ही कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑल्सो देयर आर lots of issues. Now how do you solve them? अब एस अरमान जो हैं ये कहते हैं that there can be 3 approaches to resolving this vaccine inequality in the world. The first he says can be bilateral charity. Bilateral charities, for example, USA decides कि हमारे जो neighboring countries हैं हम उनको देंगे, right? So for example, say USA giving it to Canada and other such examples. Then there is multilateral charity, right? Multilateral charity is the more एक तरह से a more popular option, right? An option which is more widely being followed, right? So when we think of things like COVAX, that is a multilateral charity. And then he gives the solution of temporary waivers या फिर suspension of intellectual property ताकि जो वैक्सीन्स बनाई गई हैं उनकी एक more global increase, faster production हो सके for people across the world. Now multilateral charities like COVAX या फिर हम बात कर सकते हैं AVAT की, AVAT is the African Vaccine Acquisition Trust, ये WHO ने पिच की थी कि वैक्सीन एक्विटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगी wherein low income countries, developing countries इनको भी एक्सेस मिल जाएगा. However, एस अरमान कहते हैं that this donor based approach, चाहे वो bilateral charity हो जाए या multilateral charity हो जाए, they are grounded in old and even colonial ideas of aid and dependency. ठीक है, जहाँ पे the countries have to rely एक तरह से on the goodwill, on the readiness of the countries to be charitable towards them, and this has time and again failed to serve the health needs of the majority of the people, right? Why? Because उनके मूड पे डिपेंड करता है. अब टेक्निकली तो इंडिया फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस कर रहा था कोवैक्स के लिए, पर जैसे ही प्रेशर आया इंडिया पे अपनी पॉपुलेशन का, उन्होंने सस्पेंड कर दिया कि भैया हम तो नहीं तुमको दे रहे क्योंकि हमें अपनी जो है देखनी है. और इंडिया तो अभी एक मिडिल इनकम ग्रुप है, ठीक है, अभी एक मिडिल इनकम कंट्री है. हाई इनकम कंट्रीज के हमने यही प्रॉब्लम देखी थी, वैक्सीन नेशनलिज्म. तो अगर उनका मूड नहीं है देने का तो एड तुम फोर्स तो कर नहीं सकते हो, वो नहीं दे रहे एड, उनका मूड कर जाता है टू सस्पेंडेड या फिर हम आपको नहीं देंगे, या फिर दे कैन ब्लैकमेल यू ऑल्सो अदर कंट्रीज, और दे कैन आर्म ट्विस्ट यू कि आप अगर हम आपको वैक्सीन देंगे तो आपने हमें फॉरेन पॉलिसी में फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट करना है, राइट? सो दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. अनदर मेजर इशू जिसको रिजॉल्व करना है एंड सोल्यूशन वो देते हैं इज इंप्रूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स. वाई? बिकॉज लास्ट माइल डिलीवरी रिमेन्स अ मेजर इशू. तो यहाँ पे इनिशिएटिव्स आए हैं जैसे कि क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट ग्रुप, साक का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जहाँ पे इंडिया ने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट की थी, काफ़ी ज़्यादा जो है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज शेयरिंग, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर के अंदर डिवाइसेस देना अलॉन्ग विद वैक्सीन जो है वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट दी थी. लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इज दी solution of IP waiver, which is focused on pooling temporary waivers or suspension of the intellectual property. तो हमारे जो ट्रिप्स है उनको बोलते हैं आप उसके अंदर एक स्पेशल केस ले लीजिए जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी एक्सेस दे दीजिए टू लो इनकम एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स
in a coordinated manner, जो transfer technologies हो जाए in a coordinated manner by the pharmaceutical companies for a limited time, जब तक लोगों को जो है complete एक तरह से vaccination नहीं हो सकती. But again, why will pharmas want to reduce their profits और reduce the royalties? So there is that huge issue. कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भैया अगर हम ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी कर भी दें, लोअर इनकम कंट्रीज में कैपेसिटी नहीं है, उनके पास एक्सपर्टीज ही नहीं है कि वो उनको प्रोड्यूस भी कर पाएंगे. बट यहाँ पे स्कॉलर्स लाइक एस अरमान जो है आर्ग्यू करते हैं, ठीक है लो इनकम ग्रुप्स के पास, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका के वेरियस कंट्रीज के पास शायद ना हो, पर मिडिल इनकम कंट्रीज की अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम ब्राज़ील की बात करें, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास एक्सपर्टीज है, राइट, कि ये इनको मैन्युफैक्चर करके लो इनकम कंट्रीज के अंदर भी ट्रांसफर कर पाएंगी. फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया इतनी देर तक HIV के लिए करती आई है फॉर अफ्रीका. ठीक है, तो आप ये सारे एग्जांपल्स जो हैं दे सकते हैं. सो नाउ आफ्टर द सॉल्यूशंस हैव बीन पॉइंटेड आउट, वी विल जस्ट कंक्लूड द आंसर कि वैक्सीन जस्टिस जो है क्या रिक्वायर करता है. इट रिक्वायर्स मूविंग बियॉन्ड एड मॉडल्स ऑफ वैक्सीन for poorer countries जहाँ पे vaccine leftovers are given or it depends on the mood of the countries, high income countries. यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए कि अब हम एक ग्लोबल कंसेंसस रीच करें फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वेवर, डेमोक्रेटाइज करें वैक्सीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, नो हाउ को सपोर्ट करें दोनों ही लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो बढ़ा पाए, अपनी हेल्थ कैपेसिटी वो बढ़ा पाए, ताकि ना ही फॉर दिस पैंडमिक बट आगे चल के आने वाले भी जितने भी पैंडमिक हो उनके लिए द वर्ल्ड is better prepared. And these steps argue various scholars will mark the beginning of what a reparative justice movements. तो क्या बोलते हैं कि आप ये कोई उनके लिए फेवर नहीं कर रहे हैं, बट एक तरह से एक रिपैरेटिव जस्टिस मूवमेंट होगी. रेपरेशंस की बात हो रही है, अफर्मेटिव एक्शन टाइप की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे जो अर्स्टवाइल कॉलोनियल लेगेसी चलती आ रही है, which has been devastating, exploiting, oppressing the health of low and middle income country groups, उसको हम confront कर पाएंगे, उसको हम overturn कर पाएंगे, उसको हम जो है solve कर पाएंगे, right? So this is something that you can talk about with respect to vaccine equity very importantly. This is all for today. Thank you and keep watching Sleepy Classes.